अच्छा जी, अब अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। और ये थर्ड कॉन्सेप्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क का भी एक सवाल आया हुआ है कुछ भी नहीं, जो हमने पीछे चीजें पढ़ी हैं उन्हीं का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखो, अगर वो बोले मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड की जगह वो बोल सकता है लेंथ। मैग्नीट्यूड या लेंथ, इसमें से कुछ भी बोले अगर वेक्टर का निकालने के लिए, तो लैंग्वेज क्या यूज करेगा? तो हमें पहले वो सीखना जरूरी है, यानी सिंबल क्या यूज करेगा। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है ए बी। अब ये सिर्फ वेक्टर है, यानी वो आपसे क्या पूछा है कि ए से बी की डायरेक्शन बता दो। तो अभी ये जो हमने पीछे कॉलम वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यहाँ पे लगा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है? ये वेक्टर बोल रहा है। लेकिन अगर वो बोले कि ए बी का वेक्टर तो बनाए बनाए और साथ में इस तरह के दो बार्स बना दे, तो जब भी एक वेक्टर के साथ ये दो बार्स लग जाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ ए बी बता दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर तो डबल लेटर्स होंगे ना, तो वो आपके ऊपर एरो की बनाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी वो ये भी होता है कि एक सिंगल लेटर देगा, एक सिंगल लेटर देगा और उसके साथ ये दो बार्स बना देगा। इसका मतलब भी सेम ही है। बेसिकली डबल लेटर में आपके पास हमेशा ये होता है कि एरो की बनी हुई होती है, सिंगल लेटर में एरो की नहीं होती। यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है क्या? यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड या लेंथ बता दो किसकी? क्यू की। ये सेम चीज है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि सिंगल लेटर पे एरो की क्यों नहीं है। तो उसकी वजह यही होती है कि सिंगल लेटर पे एरो की नहीं होती। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले पे अभी आते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। यार, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। सॉरी, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल दिया, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री बोलना था मैंने। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स क्या होती हैं? एक ए होती है और एक बी होती है। किसी को भी कुछ भी लेबल कर सकते हैं, ए को बी कर सकते हैं, बी को ए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर दो साइड हमें गिवन हो, थर्ड साइड कैसे ढूंढते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर एच की वैल्यू ढूंढनी है, यानी ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करेंगे? ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट करेंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी क्या आएगी? अंडर रूट, ए की वैल्यू क्या रखी थी हमने? एक्स। ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या रखी है? वाई। तो वाई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ होगा। ये जो अभी हमने पूरा काम किया ना, यही आपका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। बस इस एच की जगह आपका क्या आ जाएगा? एम इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है। तो अगर हम इसे फॉर्मूले की बात करें, तो ये भी हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। फॉर्मूला हमारा क्या है? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का एक सिंप्लीफाइड तो नहीं कहेंगे, अनसिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, जिसमें एच आपका सब्जेक्ट बना हुआ है और एच की जगह क्या आ जाता है? आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है। और इसकी वजह हमने देखो, हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बात की हुई है कि एक हमारा होता था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक हमारा होता था वर्टिकल डिस्टेंस, वो हम लोग आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन फिर हम स्लांट डिस्टेंस कैसे निकालते थे? इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे। तो एक चीज याद रख लो, आपका ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की जैसे लेंथ निकलती है, वैसे ही आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी लेंथ निकलती है, स्लांट लाइन की या डिस्टेंस। और उसी तरह आपका वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकलता है। ये तीन सेम फॉर्मूलों को तीन डिफरेंट तरीकों में यूज किया हुआ है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स और वाई के हैं। यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी है, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं ना, एक्स और वाई। तो ये सेम चीज़ है आपकी, ये आपका एक्स की जगह आ जाएगा, ये नीचे वाला आपका वाई की जगह आ जाएगा। और चलो, अब इसका ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें थोड़ा बेहतर समझ आए। वेक्टर ए बी, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 8 और -6। फाइंड ये डब्बा। डब्बे का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर ए बी है और इसके साथ जो ये दो बार्स हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। वैसे बार्स को मॉड्यूलस कहते हैं। और अगर यहाँ पे तुम लोगों में किसी का प्लान है आगे ए लेवल्स में मैथ्स पढ़ने का, तो ये तुम लोग बड़े डिटेल्स में पढ़ोगे मॉड्यूलस को।
और मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आंसर जो है ना आपका कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। नेगेटिव का क्या मतलब है, मतलब जब तुम इसको एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को सॉल्व करोगे और जब अंडर रूट में इसको सॉल्व करोगे तो आंसर लाजमी हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये दो बार्स का मतलब होता है। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं इसका। हमारा फॉर्मूला क्या है, हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 36 अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का आंसर आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपली हमेशा एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये कि जैसे यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू -6 है, या अगर x की वैल्यू आपके पास -8 होती, तो गलती यहाँ पे ये होती है कि इसका आंसर +36 लिखने के बजाय -36 लिख देते हैं। तो ये नहीं होता यार, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव को जब हम आपस में दो दफा करते हैं तो ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस बन जाता है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। बाकी एक आसान सा कॉन्सेप्ट है और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो तुम लोग को नहीं आता। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन में हमें कह रहा है क्यू। अब देखो सिंगल लेटर है, उसने ऊपर एरो की नहीं बनाई, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर ही है। तो क्यू का वेक्टर हमें दिया हुआ है 12 और ए। गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। अब पहले जो हमने काम किया उसमें हमें दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने मैग्नीट्यूड ढूंढना था ए बी का। लेकिन यहाँ पे हमें एक जो पॉइंट है ना वो वेरिएबल की टर्म्स में गिवन है और हमने उसी की वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड का आंसर गिवन है, जो फाइनल आंसर आएगा ना वो गिवन है। तो ये रिवर्स वर्किंग का सवाल है। नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कैसे ढूंढेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ढूंढेंगे हम अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे 13, क्योंकि हमें पता है ये जब हम इसकी वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड इक्वेशन की तो ये किसके बराबर आएगा 13 के। 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर। अब सवाल ये आता है, क्या इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम कट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? यार देखो, यहाँ पे आपकी दो कौन टर्म्स है, ए स्क्वायर के साथ आपकी एक टर्म प्लस हो रही है। तो जब तक इस टर्म के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब तक हम ये अंडर रूट को नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये अगेन एक कॉमनली गलती होने वाली कॉमन गलती होती है कि इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को आंसर काट देते हैं और फिर 144 को इधर ले जाके 13 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। लेकिन अब इस अंडर रूट को तो हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस ए स्क्वायर। 144 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 169 माइनस 144 मेरे ख्याल से आंसर इसका आता है 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड पे अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए का आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 5। अब देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन उसने क्या बोला था, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। प्लूरल की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। सवाल ये आता है दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी ए की। एक तो हमने निकाल ली ना, अंडर रूट 25 का आंसर लिख दिया 5। तो देखो एक चीज याद रखो, अंडर रूट को जब भी सॉल्व करते हैं ना, अंडर रूट को जब भी सॉल्व करते हैं तो एक आपका आंसर आता है पॉजिटिव, एक आंसर आता है नेगेटिव। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें ये चीज पता होगी। तो अंडर रूट 25 का आंसर आता है इस तरीके का, ऊपर प्लस लिखते हैं नीचे माइनस और फिर अपना आंसर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक आंसर आपका +5 है और एक आंसर आपका -5 है। तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं। एक ही एक वैल्यू आएगी आपकी +5 और एक ही एक वैल्यू आएगी आपके पास -5। अब ये सवाल आता है कि अगर एक आंसर प्लस में और एक आंसर माइनस में आता है
तो हमने ऊपर ये काम क्यों नहीं किया कि यहाँ पे भी तो अंडर रूट 100 था ना, एक आंसर +10 आना था, एक आंसर -10 आना चाहिए था। तो अगेन बात वही है कि ये बॉक्सेस का क्या मतलब होता है कि आपकी वैल्यू लाजमी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 100% बात है, यहाँ पे आपका आंसर एक प्लस में आया होगा, एक माइनस में आया होगा, यानी एक +10 और एक -10। तो ये -10 जो है ना, ये हमने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें माइनस में नहीं चाहिए आंसर, लेंथ हमारी कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से हमने डायरेक्टली ये 10 वाला पिक किया था आंसर। ये चीज होती है। अभी हम इस पे थोड़ी आगे जाएंगे ना, जब मतलब पास पेपर्स की तरफ आएंगे, तो ये इस पे और भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने ये नेगेटिव वाले आंसर रिजेक्ट करने होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यार, लेंथ जब आप निकाल रहे हो, लेंथ में आपके जो भी आंसर आएंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है, नेगेटिव वालों को रिजेक्ट करोगे। एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें भी एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव वाले पे करते हैं। यहाँ पे अगर वो बोल दे कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन लाजमी गौर से पढ़ना है, अगर उसने वैल्यूज बोला है तो हमेशा हमारा क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव वाला भी आएगा, नेगेटिव वाला भी आएगा। लेकिन अगर उसने सिंगल वैल्यू बोले तो फिर हम उसके देखेंगे केस क्या होता है, ठीक है। ये चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बोल सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कॉमा ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या मतलब है, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू आएगी, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी फिर यहाँ पे तुम कौन सा आंसर लिखते हैं, +5 वाला। तो ये इस तरह की कोई चीजें होती हैं, ठीक है। ये तुम लोग को आनी चाहिए। यहाँ पे ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट भी मैग्नीट्यूड या वेक्टर का खत्म हो गया।